आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दो बातें हमें करनी हैं। नंबर वन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, और नंबर टू ये मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमारे पास वाटर है। वाटर कितना है और इस वाटर का वेपर प्रेशर कितना होगा ये हमें पता है। हमने बाहर से इसमें थोड़ा सा एक चुटकी कुछ मटेरियल डाल दिया है, लेकिन इस मटेरियल का मास कितना है ये हमें पता है, तो हमें स्मॉल m की वैल्यू पता है। वाटर के लिए भी स्मॉल m की वैल्यू पता है, वाटर के लिए कैपिटल M की वैल्यू भी पता है, वाटर के लिए P0 की वैल्यू पता है, और वाटर के लिए P01 की वैल्यू भी पता है। यानी कि P0 का मतलब, अरे नहीं तो एक जैसे लिख दिया मैंने। वाटर के लिए P1 की वैल्यू भी पता है। P0 का मतलब है प्योर स्टेट में वाटर कितना वेपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, और P1 का मतलब है आफ्टर एडिंग सॉल्यूट अब वाटर का वेपर प्रेशर कितना है। इतनी बातें हमें पता हैं। पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है कि ये जो मटेरियल हमने ऐड किया है इसका मोलर मास बताया जाए, इसका मोलर मास बताया जाए। तो ये दो बातें हमें आज के लेक्चर में डिस्कस करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ से। तो देखिए भाई, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है दोज प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशंस। तो ऑब्वियसली हम आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। दैट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स और आयंस। तो कीवर्ड क्या है कि हम कह रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ किसी भी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो किस पे डिपेंड करती हैं, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन पे। और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट के कितने पार्टिकल्स हमने ऐड किया सॉल्वेंट में, इस पे डिपेंड करने वाली जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है, बट नॉट अपॉन द आइडेंटिटी ऑफ द सॉल्यूट। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमने क्या ऐड किया। जैसे कि अगर पानी में आप चाहे चीनी डाल दो चाहे नमक डाल दो, दोनों की वजह से वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, वो ज़्यादा हो जाएगा, वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने शुगर डाला है या आपने सॉल्ट डाला है। नंबर्स कितने, जैसे अगर आपने कोई एक चीज़ की ही बात कर लें, जैसे मान लीजिए सॉल्ट की बात करें, अगर आपने सॉल्ट 100 ग्राम ऐड किया तो बीपी अगर मान लीजिए माना कि 10 यूनिट इंक्रीज़ हुई, तो अगर आप 200 ग्राम सॉल्ट ऐड करोगे, यानी कि सॉल्ट का कंसंट्रेशन आप इंक्रीज़ कर रहे हो, तो भाई बीपी भी उसी हिसाब से इंक्रीज़ हो जाएगा। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। यही बात हमने इस डेफिनेशन में बोली है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आर दोज प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशंस दैट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल और आयंस, बट नॉट अपॉन द आइडेंटिटी ऑफ सॉल्यूट। अब दो तो मैंने अभी आपको बता ही दिया कि दो ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया बीपी, बॉइलिंग पॉइंट, और दूसरा मैंने बता दिया वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर हमने क्या देखा कि वेपर प्रेशर कुछ भी अगर आप सॉल्यूट ऐड करते हो तो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो रिलेटिवली ये कम हो जाता है, इसको बोलते हैं रिलेटिव लोवरिंग। जैसे मान लो पहले कितना था प्योर स्टेट में, पहले प्योर स्टेट में इतना था, ठीक। P1 का मतलब है सॉल्वेंट का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर, और बाद में कितना हो गया? बाद में इतना हो गया। तो ये P1 क्या है? ये है सॉल्वेंट का सॉल्यूट ऐड करने के बाद, सॉल्वेंट का सॉल्यूट ऐड करने के बाद अब जो वेपर प्रेशर बना, तो इसको तो क्या बोलते हैं? डिफरेंस बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं? डिफरेंस। अब अगर इसको डिवाइड कर दें, इसको हम डिवाइड कर दें इस वाली वैल्यू से, तो इसको कह दिया जाएगा कि ये क्या हो गया? रिलेटिव लोवरिंग हो गई। इसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव लोवरिंग। स्टार्टिंग में ये था, बाद में ये हो गया। सपोज स्टार्टिंग में 100 था,
बाद में 90 यूनिट हो गया, स्टार्टिंग में 100 यूनिट था, बाद में 90 यूनिट हो गया, तो ये तो डिफरेंस हुआ, ये तो डिफरेंस हुआ। और अगर इसको डिवाइड कर दें, अगर इसको डिवाइड कर दें स्टार्टिंग वाली यूनिट से, तब ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग हो जाएगा। तो एक तो हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फिर हम कल एक पढ़ेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, फिर पढ़ेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है सॉल्यूट ऐड करने के बाद वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और उसके बाद हम बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर की। तो अभी हम इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करते हैं, इन तीनों के बारे में, इनको हमें बाद में करना है, ठीक, इन्हें हमें बाद में करना है। अभी हम बात करते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक। तो हमने स्टार्टिंग में आपसे क्या बात की थी कि हम दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं। एक तो क्या पढ़ने वाले हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, तो ये तो हमने पढ़ लिया, इसकी हमें डेफिनेशन मिल गई है। अब हमें क्या पढ़ना है, ये एक हमने आपको एक सिचुएशन दी है, एक कंडीशन दी है कि इसमें आपको एक चुटकी भर कुछ मटेरियल दिया, इस चुटकी भर मटेरियल का मोलर मास पता करना है, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे, जो फर्स्ट वाला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, फर्स्ट वाली जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसी की जो मैथमेटिकल इक्वेशन बनेगी, इसी से हम वहाँ तक पहुँचेंगे। तो देखिए, हम मान लेते हैं कि भाई N1 क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है भाई, और N2 क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना। पानी हमने लिया, कितना पानी लिया, जितना भी लिया N1, फिर उसमें हमने क्या ऐड कर दिया, उसमें सॉल्ट ऐड कर दिया N2। तो जितने वाटर के मोल्स थे उनको हमने N1 से रिप्रेजेंट किया, और जो सॉल्ट के मोल्स थे N2 से रिप्रेजेंट किया, ठीक है भाई। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सॉल्वेंट का या वाटर का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे Chi1, ठीक है। और उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब P1 हम ले लेते हैं वेपर प्रेशर कब, सॉल्यूट ऐड करने के बाद, और P1 नॉट ले लेते हैं वेपर प्रेशर कब, प्योर स्टेट का, जब हमने सॉल्ट ऐड नहीं किया। ये सब बातें आपको पता है, राउल्ट लॉ की हम बात कर चुके हैं। तो राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है कि क्या होता है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है जो सॉल्वेंट का, अब क्योंकि यहाँ पे हमने नॉन वॉलेटाइल सॉलिड ऐड किया है, तो इसको पार्शियल प्रेशर नहीं बोलना चाहिए, हम यही बोल सकते हैं प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। क्योंकि वेपर किसकी बनी है, सॉल्वेंट बस की तो बनी ही है, सॉल्यूट की तो वेपर बनी ही नहीं भाई। तो इसलिए इसको पार्शियल प्रेशर ना बोल के हम क्या बोल देंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, जितना उसका मोल फ्रैक्शन होगा। अगर आप पानी में नमक डालते जा रहे हो तो पानी का मोल फ्रैक्शन आप कम करते जा रहे हो, ठीक है भाई। तो पानी का मोल फ्रैक्शन आप कम करते जा रहे हो, तो पानी का आप जो प्रेशर, वेपर प्रेशर जो बन रहा है वो भी आप कम करते जा रहे हो, ठीक है। ये बातें हमें पता है, कुछ अभी नया हमने नहीं पढ़ा, ठीक है। अब देखिए नई कुछ चीज़ हम बनाने वाले हैं यहाँ से। तो यार हमें पता है कि प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो P0 लगाएंगे, ये भी पता है। अब ये Chi1 या X1 की वैल्यू ये होती है, ये भी हमें पता है, ठीक है। अभी भी कुछ नया नहीं हमने जाना। अब ये वाला जो P0 है, इसको हम P1 के इस लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, तो ये इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी। हम ऐसा कर सकते हैं मैथमेटिकली, ये इस चीज़ के लिए मैथ्स हमको अलाउ करता है कि हम अगर इधर लिखा है x इज इक्वल टू वाई, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वाई, ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, दोनों साइड की जो वैल्यूज़ हैं इक्वेशन की, उसको 1 से माइनस कर दिया। तो जब ऐसा करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगा। तो अब देखिए, इसको आप देखो सॉल्व करोगे तो यहाँ P1 आ गया, और यहाँ ऊपर P1 नॉट और ये P1, ऐसे यहाँ भी आप करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो यार ये N1 और ये N1 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या आ गया, फाइनली ये आ गया। ये क्या है, स्टार्टिंग में हमने बात की तो थी प्योर स्टेट वाला वेपर प्रेशर और नमक डालने के बाद वाला वेपर प्रेशर। तो पहले वाले को हमने क्या बोला था 100 यूनिट, और बाद वाले को क्या बोला, कम हो गया 90 यूनिट, और इस डिवाइड कैसे कर दिया स्टार्टिंग वाले से। तो ये क्या आ गया, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर।
रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक, अगर केवल लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हमको बोलना है तो क्या कैसे लिखेंगे इसको? ऐसे लिखेंगे P1 नॉट माइनस P1, इतने को क्या बोलेंगे? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और अगर डिवाइड कर दिया रिलेटिव लोअरिंग। ठीक, अब आप राइट हैंड साइड पे देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पूरी बात हम कर रहे हैं, ये जो पूरी बात हम कर रहे हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए कर रहे हैं। ये सारी बातें जो की जा रही हैं ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ही वैलिड हैं। अगर हमने बहुत कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन कर दिया तो उसमें वैलिड नहीं हो पाती। मतलब ये जो ये लिमिटेशन है, जो हम राउल का लॉ पढ़ रहे हैं उस लॉ की ये लिमिटेशन है कि कंसनट्रेटेड जो सॉल्यूशन हो जाता है तब ये वाली बात नहीं हो पाती। अब भाई इसमें क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो इसका मतलब कि जो सॉल्यूट हमने ऐड किया है, तभी तो ऊपर हमने इक्वेशन ऊपर स्टार्टिंग में बोला ना, चुटकी भर हमने डाला, चुटकी भर। ठीक है भाई, पानी बहुत सारा है, चुटकी भर डाला है। तो अगर जो हमने सॉल्यूट ऐड किया है उसके नंबर ऑफ मोल्स बहुत कम हो और सॉल्वेंट के काफ़ी ज़्यादा हों, तो इस कंडीशन में इस N2 को हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। तो इसको अगर हटा देंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है भाई, तो देखिए जो रिलेटिव लोअरिंग है, इस वैल्यू को क्या कहते हैं? ये जो वैल्यू है ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। इस वैल्यू को क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो जो रिलेटिव लोअरिंग है वो किस पे डिपेंड कर रही है? वो किस पे डिपेंड कर रही है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा कर दोगे, नमक ज़्यादा डाल दोगे, तो जो रिलेटिव लोअरिंग है वो भी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो भाई ये हमारे पास एक मैथमेटिकल इक्वेशन आ गई। ये जो मैंने मैथमेटिकल इक्वेशन आपको यहाँ पूरा एक तरह से डिराइव करके बताया है, इसको डिराइव करने के कई तरीके हो सकते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली हमें एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जहाँ पे हम गिवन मास और मोलर मास की वैल्यूज़ को पुट कर दें और इनिशियल वेपर प्रेशर और वेपर प्रेशर आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये सारी वैल्यूज़ हमें पता हैं। तो हमें निकालना क्या है? सॉल्यूट का मोलर मास। तो सॉल्यूट का मोलर मास निकालने के लिए हमने कुछ इधर उधर गुणा गणित किया और एक इक्वेशन बनाई है हमने। अब ये इक्वेशन बनाने के कई तरीके हो सकते हैं। एनसीईआरटी में एक तरीका दिया हुआ है, हाँ, और आपके पास जो रेफरेंस बुक होंगी उसमें अलग अलग तरीके से दिया होगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर आप दूसरे तरीके से कर दो। ठीक है, मैंने इस तरीके से किया है। ये आप एनसीईआरटी से देख लेना, आपको वो वाला तरीका ठीक लगे आप वैसे भी कर सकते हो। तो फाइनली आपको यहाँ तक पहुँचना होगा। तो भाई ये आ गया है। अभी तो मोलर मास की बात ही नहीं हुई, लेकिन मोलर मास तक जाना कौन सी बड़ी बात है? ये जो N2 है ये क्या है? सॉल्यूट के लिए है। जो N1 है ये सॉल्वेंट के लिए। तो बस N2 की जगह पे सॉल्यूट का ये क्या है? मोल्स हैं। तो गिवन मास सॉल्यूट के लिए, मोलर मास सॉल्यूट के लिए, डिवाइडेड बाय गिवन मास सॉल्वेंट के लिए, मोलर मास सॉल्वेंट के लिए, और इधर की सारी चीज़ें ऐसे ही रख दो। तो देखिए मेरी बात ध्यान से समझिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वाली इक्वेशन को याद कर लेना है। मतलब आपको डिराइव करते तो आना ही चाहिए, लेकिन इसको एज इट इज़ याद भी आपको करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप जब क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट सीधे फॉर्मूला यूज़ करो, लेकिन ये वाला नया वाला फॉर्मूला मत याद करना कि अब ये हमें अल्टीमेटली कैलकुलेट करना है तो अब इसके लिए फिर अलग से फॉर्मूला बनाएं। नहीं भाई, ये तुम्हें बस इसको याद रखो, इससे फिर अपने आप डिराइव कर लेना। ठीक है, तो ये हमारा वो फॉर्मूला था जिस पे बेस्ड हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने को होंगे। तो हम अब करते हैं बात क्वेश्चन की।